जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। साइंस की सीरीज में आज ये हमारा चौथा लेसन है, जिसके अंदर कि हम प्रजनन तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ उसका एनालिसिस भी आपको मिलेगा, जिससे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ ही आपको 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा ई बुक का कोर्स जो है वो नहीं खरीदा है तो जल्दी से जाकर खरीद लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है। 12 ई बुक्स आपको मिल रही हैं और इन ई बुक्स को पढ़कर आप रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये पूरी तरह से क्रैक कर देंगे। और मेरी गारंटी है कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपके इन्हीं ई बुक्स में से आने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। 4 कथन आपको दे रखे हैं, कौन सा सही है। प्रजनन के माध्यम से जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक हो सकता है। विखंडन अथवा बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं हैं। सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है। तो कौन सा कथन इनमें से असत्य है। तो यहाँ देखिए पूरी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, पूरा यहाँ डिस्क्राइब करके क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए कथन सी जो है वो यहाँ पर असत्य है, सभी शेष कथन यहाँ पर सत्य हैं। कैसे, देखिए विखंडन तथा बीजाणु निर्माण जो होता है, यहाँ पर फर्गामेंटेशन होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है। निम्न पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित विधियां हैं। मानव सहित सभी कशेरुकी जीवों में लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें विपरीत लिंग वाले जीवों के युग्मक जो होते हैं, जो उनके गैमेट्स होते हैं, उनके बीच यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे नए जीवों का जन्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। फिर से यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं कि संतान अपने जनक के समान होती है, या नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता है, यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुष्पीय पादपों यानी कि एंजियोस्पर्म्स में पुमंग जो स्टेमन होता है और जो जायांग होता है यानी कि पिस्टिल जो होता है, ये 2 प्रजनन अंग पाए जाते हैं। इसीलिए उनमें नए पादपों का जन्म लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। युमंग में परागकणों यानी कि पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, तथा जायांग में अंडाशय का निर्माण होता है, जिसमें अंडाणु एग बनते हैं। परागकोश एंथर से परागकणों का वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचना परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि स्वपरागण की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है। एक लिंगी पुष्पों में, द्विलिंगी पुष्पों में, अनावर्ती बीजी पुष्पों में, या फिर एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों पुष्पों में। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में पाई जाती है। आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक पुष्प के परागकणों के उसी जाति के अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये परागण कहलाती है। आपको देखिए इससे भी पता लग गया, पर मतलब दूसरे पर। जब एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। यह परागण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु की, कीट की, पक्षी की या जल आदि की। जैसे कि एक जो वायु है या हवा है या फिर कोई पक्षी है, यहाँ पर परागण उठा के दूसरे पुष्प पर ले जाता है तो उसे ही यहाँ पर कहते हैं हम यहाँ परागण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कलम हो गया, प्रतिकरण हो गया और कटान हो गया, तीनों ही विधियां हैं यहाँ पर कायिक प्रवर्धन की। जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब के पौधे की एक अगर हम यहाँ पर स्टेम काट लेते हैं, एक तना काट लेते हैं और उसे उगा देते हैं तो उससे भी यहाँ पर पूरा का पूरा गुलाब का पौधा उग जाता है। तो ये तीनों ही प्रक्रिया हैं। कायिक प्रवर्धन पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसके अंतर्गत किसी प्रजनन अंग की सहायता के बिना पादप के कायिक अंगों जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गई आदि से नए पादप उत्पन्न होते हैं। और यहाँ देखिए कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन की मुख्य विधियां कौन कौन सी। कटाव हो गया, जैसे कटिंग करके लगा लेते हैं, कलम लगा लेते हैं, ग्राफ्टिंग करके लगा लेते हैं, लेयरिंग करके लगा देते हैं और माइक्रो प्रोपेगेशन करके लगा लेते हैं, यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा भी हम इसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। अभी अभी हमने इसकी बात की थी तो कलम हो गई। देखिए गुलाब हो गया, सेब हो गया, नाशपाती हो गया और आम हो गया आदि पादपों के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए कलम यानी कि ग्राफ्टिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। केला, ऑर्किड व अन्य सजावटी पादपों के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन विधि तथा अंगूर, लीची, संतरा आदि के लिए प्रतिकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जरायुज कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, विविपेरस कहलाते हैं। जैसे कि मानव हो गया, मानव क्या है, गर्भाशय में अपने बच्चे को रखता है तो इसीलिए मानव किस कैटेगरी में आता है, विविपेरस में आता है। इन जीवों में अंडे का निषेचन मादा की फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। इसके विपरीत अंडे देने वाले जीव जो होते हैं वो अंडज कहलाते हैं, यानी कि या फिर उन्हें ओविपेरस कहलाते हैं। ठीक है, और हम किस कैटेगरी में
आते हैं, मानव किस कैटेगरी में आते हैं, तो विविपेरस में। वह अवस्था जब स्त्री अथवा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं क्या कहलाता है, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, आपको यौवना प्रारंभ जो है, यौवना आरंभ इस जो अवस्था को कहा जाता है। और देखिए आयु की वह अवस्था जब पुरुष एवं स्त्री लैंगिक रूप से प्रजनन के योग्य हो जाते हैं, यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टी, मैंने इंग्लिश में भी आपको याद रखने को कहा था, ये प्यूबर्टी कहलाती है। पुरुषों में 13 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में, जबकि स्त्रियों में 10 से 13 वर्ष की आयु में जो प्यूबर्टी है वो स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग यहाँ पर शामिल नहीं है। कल हमने प्रॉपर आपको पूरा यहाँ पर नर जनन तंत्र दिखाया था, यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया था, तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर नहीं होता है, तो अंडाशय यहाँ पर फीमेल का पार्ट है, मेल का पार्ट नहीं है। तो यहाँ देखें मनुष्य के नर जनन तंत्र में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर एक जोड़ी वृषण होते हैं, टेस्टिस होती हैं यहाँ पर 2, एक जोड़ी का मतलब हो गया 2, अधिवृषण होता है, एपिडिडाइमिस होता है, शुक्राशय होता है, सेमिनल वेसिकल होता है। अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। हमारी रेलवे ग्रुप डी की साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे। और क्या होता है, शुक्राशय होता है, सेमिनल वेसिकल होती हैं, शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, वास डेफरेंस होता है, मूत्रमार्ग होता है, यूरेथ्रा होता है, शिश्न आपका इसके अंदर होता है यानी कि पेनिस होता है, और आपका प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है, जहाँ पर कि अंडाणु ओवम का निर्माण होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स यहाँ से सेक्रेट होते हैं। अगला यहाँ पर है कि निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, तो यहाँ निषेचन की जो क्रिया है वो अंडवाहिनी में संपन्न होती है। कहाँ पर, अंडवाहिनी में, यानी कि ओविडक्ट में संपन्न होती है। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी ओविडक्ट में संपन्न होती है। इस वाहिनी में, इस ओविडक्ट में शुक्राणु नर युग्मक तथा अंडाणु जो मादा युग्मक होते हैं, इनके बीच निषेचन से जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का जो केवल केंद्रक है, जो सेंटर है, जबकि संपूर्ण मादा युग्मक भाग लेता है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि साइंस यहाँ पर पूछी जाएगी। तो यहाँ देखिए एनसीईआरटी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये प्रजनन तंत्र का, कि मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, या 1 से 2 दिनों के लिए। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो मानव शुक्राणु यानी कि स्पर्म को मादा जनन पथ यानी कि अंडवाहिनी में पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, परंतु यह उसी समय अंडाणु का निषेचन नहीं करता है, बल्कि 48 से 72 घंटे तक इसकी निषेचन क्षमता सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु कोशिका लगभग 12 से 24 घंटों तक निषेचन योग्य बनी रहती है। अगला है यहाँ पर, मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो मनुष्य में गर्भकाल आपको भी पता होना चाहिए 280 दिनों का होता है। सामान्यतः 280 दिन यानी कि 9 महीने का समय होता है। और शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन के पश्चात निर्मित युग्मनज का तीव्र विकास होता है, और इसमें पहले भ्रूण तथा बाद में आपका एक पूर्ण विकसित शिशु का विकास होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया भ्रूणीय विकास यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ, रिलैक्सिन क्या है। देखिए रिलैक्सिन के लिए हमने आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था। तो रिलैक्सिन क्या है, एक हार्मोन है। रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो प्रसव के दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। प्लेसेंटा क्या होती है, जिससे कि गर्भनाल, जिससे कि बच्चे और माँ यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। यह हार्मोन स्त्रियों की श्रोणि मेखला के मध्य स्थित प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक उपास्थि में शिथिलन उत्पन्न करके शिशु के जन्म में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर देखिए विकास के चौथा जो सप्ताह होता है, इसके अंदर ये आपका हृदय का स्पंदन चालू हो जाता है। भ्रूणीय विकास के चतुर्थ सप्ताह में हृदय का स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणीय विकास के 3 से 8वें सप्ताह तक की अवधि भ्रूण विकास काल यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट पीरियड कहलाती है। इस अवधि में शरीर के अंगों का विकास होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो एमनियन जो है इस नाम की और झिल्ली जो मेम्ब्रेन का आवरण बनाती है, इसके भीतर एमनियोटिक तरल भरा हुआ होता है जो भ्रूण को नमी प्रदान करता है तथा बाह्य दबाव एवं धक्कों से इसकी सुरक्षा करता है। तो कौन करता है, ये एमनियन नामक जो कला है, एक झिल्ली है, ये इसकी रक्षा करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमनियन यानी कि ए। और जो कोरियन होती है, कोरियन भ्रूण के आवरण का सबसे बाह्य स्तर है। कोरियन तथा एमनियन मिलकर भ्रूण के चारों ओर एक आवरण, एक एमनियोटिक सैक का निर्माण करते हैं।